नमस्कार मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है आज एयू बैंक जयपुर मैराथन के फेसबुक और यूट्यूब पेज लाइव पर। आज संडे के दिन हम लोग एक नमस्कार बहुत सर। आज संडे के दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो टीन्स हैं या जिनको हम टीनेजर्स जो है, यूथ जो है खासकर, वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नजर नहीं आता है। और कोरोना ने उसको इस बार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी किया है। अगर हम लोग पिछली बार की वेव से बात करें और इस बार की वेव में बात करें तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर हमने देखा है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोरोना की जैसे ही बात होती है या कोविड से रिलेटेड जो भी इश्यूज की सबसे बात होती है तो एक सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने आता है इम्यूनिटी का। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का जो इफेक्ट लोगों पर वो उनकी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। कोरोना की पूरी इस वेव के दौरान ऐसे लोग जिन्हें कहते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी थी या जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, वो लोग कहीं ना कहीं इस वेव के अंदर कोरोना के जो इफेक्ट से थोड़े से कहीं ना कहीं बचे रह गए। लेकिन वो लोग जिनका नॉर्मल इम्यूनिटी लेवल कम होता है रिलेटिवली, उन लोगों पे देखा गया है कि इसका असर काफी हुआ है। खासकर बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है, या यंग लोगों में जहाँ पे हम देखते हैं कि आजकल इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा सा रिलेटिवली कम है बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल दैट वी हैव अराउंड अस। सो हम लोग आजकल जो भी खाते हैं या हम लोग जो पीते हैं या जो एयर क्वालिटी हम लोगों को मिलती है, जो कम्युनिटी जहाँ पे हम आसपास रहते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जो एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है उसको थोड़ा सा जो है वीक किया हुआ है। और आजकल की जो जनरेशन है जिनको हम जेन एक्स बोलते हैं, कि जो लोग यंग लोग हैं, उनमें ये देखा गया है कि वो जो इस तरह के माहौल में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, उनके अंदर जो इम्यूनिटी का लेवल है रिलेटिवली पुराने लोगों के मुकाबले थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसलिए उनपे इस कोविड की जो वेव है उसका कहीं ना कहीं असर ज्यादा देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी इम्यूनिटी है, जिसे हम कहते हैं ना एक नेचुरल, जो हमें गॉड से मिलती है या प्रकृति से मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और कॉम्प्रोमाइज की वजह से कहीं ना कहीं जो है उसका असर हमें इस कोविड के दौरान देखने को मिला है कि खासतौर पे जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसको काफी कोरोना की वजह से जो है ये सारा जो डर है जो झेलना पड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है। और आप तो कोटा से आप आते हैं और जो आपकी एकेडमी वाइब्रेंट एकेडमी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत काम कर रही है स्टूडेंट्स के साथ। और जिस एनवायरनमेंट में कोटा बहुत चर्चित रहा है इस मामले में लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के केसेस नजर आए। अगर कोविड से पहले की बात करें तो स्टूडेंट वैसे भी एक स्ट्रेस में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह से बैलेंस करे? क्योंकि वो जो हमें महसूस हुआ सब लोगों कि स्टूडेंट जो है वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। वो पढ़ाई करे या अपनी सेहत पर ध्यान दे। सेहत पर ध्यान दे तो वो किस तरह से दे? क्या वो विटामिन की गोलियां खाए या एक्सरसाइज पे जाए? वो बहुत कंफ्यूज सा रहता है इस मामले में। एज ए एजुकेशनिस्ट जो है, आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कोटा में, क्योंकि काफी बच्चे आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, लगभग 1.5-2 लाख बच्चे कोटा में आते हैं। और कोटा का जो एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है कोटा, खासतौर पर नया कोटा जो है, उसमें बहुत कंजेस्टेड काफी सारी ऐसी है ना टाउनशिप्स हैं या हॉस्टल्स हैं या पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन हो गई जहाँ पे बच्चे रहते हैं, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट यहीं पे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम जो बन गया है कोटा के अंदर, वो एक पर्टिकुलर एरिया में केंद्रित है और वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। उस एरिया में अगर हम देखें तो जो मैं जैसे कहता ना कि जो लाइफ के जो इंडिकेटर्स होते हैं नॉर्मली वेल बीइंग के, कि अच्छी क्वालिटी की एयर, अच्छी क्वालिटी का खाना, और उसके अलावा जो है बच्चे जो हैं उनका जो डेली एक्टिविटी है उसका रूटीन कैसा रहता है। क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे यहाँ कोटा में आते हैं वो बहुत ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने आते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन काफी रेगुलस होती है। खूब सारी उनकी क्लासेस होती है, खूब सारा उनका, और जिसके कहते हैं ना कि उनको घर पे भी पढ़ना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है। तो कंपटीशन का स्ट्रेस लेवल तो अलग से रहता ही है उनके पास, पढ़ाई का और कंपटीशन का स्ट्रेस लेवल है। दूसरा, क्योंकि वो अपने घर से दूर रहते हैं, कोटा में रहते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि जब आप घर से दूर रहते हैं तो जिसे कहते हैं ना भी घर जैसा एनवायरनमेंट आपको हर जगह नहीं मिल सकता। तो जब आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या पीजी एकोमोडेशन में रहते हैं और आप किसी मेस में खाना खाते हैं, या आसपास जहाँ चारों तरफ जो है बच्चों की भीड़ है, हॉस्टल्स है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी जो चीजें हैं, आपकी एयर क्वालिटी है, खाना है, आपका रहन सहन है, वो प्रभावित होता है। और उसकी वजह से आपके अंदर जो स्ट्रेस के साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग आवर्स,
देयर इज नो, जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मली बच्चों के अंदर देर रात तक पढ़ने की आदत होती है, तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों की, मैंने देखा कि फिजिकल एक्टिविटी रिलेटिवली काफी कम हो जाती है बच्चों की। और क्योंकि यंग यंग लोग होते हैं, थोड़े टाइम में उनको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट जो है उनकी बॉडी पे आने लगता है, आंखों में लगे, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, आंखों पे उनका इम्पैक्ट आने लगता है। तो इस चीज को लेके जो है काफी काम हुआ है कोटा के अंदर, इवन इंस्टीट्यूट्स में भी अपनी तरफ से काफी कोशिश करिए। लेकिन आप जो एक इकोसिस्टम होता है, एनवायरमेंट होता है, उसको पूरी तरीके से उतना हेल्दी उस लेवल का बनाना जहाँ पे ये सब चीजें एलिमिनेट की जा सके, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से हमने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यू, खासतौर पे आंखों को लेके, ओबेसिटी को लेके, और जैसे कहते हैं ना कि यंग एज के अंदर हमने देखा है कि बच्चों के अंदर जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस काफी डेवलप हो जाता है इस चीज को लेके। तो ये इश्यूज डेफिनेटली रहे हैं हमारे सामने, बहुत सारे आते रहते हैं, और ये प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और कोविड के दौरान देखा, जब शुरू हुई कोविड की पिछले साल मार्च अप्रैल के दौरान, तो कुछ कुछ केसेस कोटा में आने लगे थे। तो कोटा में मई मंथ के अंदर मास इवैक्यूएशन ड्राइव चला कोटा के सभी इंस्टीट्यूट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और मई और जून के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट को यहाँ कोटा से अपने रेस्पेक्टिव होम स्टेज में लास्ट ईयर भेज दिया गया था। और वो पूरे साल चला। इस साल जनवरी के 3rd वीक में 4th वीक में जाके वापस से थोड़ा सा शुरुआत हुई, थोड़े थोड़े बच्चे आने लगे थे, लेकिन वापस से फिर 2nd वेव की वजह से ज्यादातर बच्चे वापस से फिर जो है रुक गए अपने ही घरों पर। और जो भी बच्चे यहाँ आए थे उनमें से भी 90% बच्चे वापस अपने अपने घरों पे चले गए। तो कोविड ने बिल्कुल कोटा का जो है, कोटा की इंडस्ट्री को काफी झकझोर दिया है। और खास तौर पे क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि कोविड का इम्पैक्ट अब बच्चों पे ज्यादा देखने को, तो बच्चे और पेरेंट्स के अंदर एक फियर है कि यार अब बच्चों को कोटा भेजें या नहीं भेजें, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का एनवायरमेंट यहाँ पे बने। उसके लिए कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, कोटा का प्रशासन भी है, हॉस्टल ओनर्स है, आसपास की एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बच्चों के लिए बना पाए वो, और फिर से कोटा में बच्चों का जो फ्लो है पूरे कंट्री से आए, और कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो अपने जो भी पूरे जो है ना फुल ब्लूम पे वापस लौटे। ठीक बात है। देखिए, ये एक फेज है जो सब लोग देख रहे हैं, सब हर तरह सारी इंडस्ट्री देख रही है, भले हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो कोई भी इंडस्ट्री इससे अछूती नहीं है। और मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल 6 महीने में सब चीजें वापस नॉर्मलाइज होगी, हम लोग वापस ट्रैक पे आएंगे, और जो उम्मीद का जो सूरज है कि उगना शुरू हुआ है वो वापस जो है चरम पे पहुंचेगा, और हम सब लोग उसके लिए काम करेंगे। मैं वापस से उस पर लेके आऊंगा कि जो फिटनेस है, फिटनेस के लिए मैं आपको बहुत देखता रहता हूँ, बहुत फॉलो भी करता हूँ मैं आपको, कि आप अपनी वर्क लाइफ को काफी बैलेंस करके चलते हैं। आप साइकिलिंग भी करते हैं, आप रनिंग भी करते हैं, तो इन सब के लिए क्या आप बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं अभी, तो किस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि लोग मोस्टली एक बहाना होता है कि यार हम तो सुबह स्कूल में, वहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन चलता है तो उसमें पढ़ाने जाते हैं, रात तक बच्चों से घिरे रहते हैं, फिर घर पे आके इतना थक जाते हैं कि सो जाते हैं। तो इन सब में कैसे बैलेंस आप कर पा रहे हैं? और जो लोग सुन रहे हैं हमें, खासकर कॉर्पोरेट से और जो एंटरप्रेन्योर से खासकर, उनको क्या आप देंगे इसके? जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हेल्थ और या फिटनेस जो है ये एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोटिवेशन मांगती है। मतलब आप इस चीज को जो है किसी एक्सटर्नल मोटिवेटर से या कोई किसी और पर्सन से आप इंस्पायर हो सकते हैं, कुछ 1-2 दिन के लिए आप मोटिवेटेड फील हो सकते हैं, बट अगर आप अंदर से खुद सेल्फ इंस्पायर्ड नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो इसको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो यू नीड स्ट्रॉन्ग इंटरनल डिजायर, इंटरनल मोटिवेशन, internal inspiration to go for एक healthy lifestyle, especially अगर हम बात करें तो आज के जमाने में कोटा में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मैंने देखने को मिला कि यहाँ पे एक अच्छे साइकिलिंग क्लब्स हैं, अच्छे जैसे कहते हैं ना कि फिटनेस क्लब्स हैं, जहाँ पे मैं कुछ उनका हिस्सा भी हूँ। तो वहाँ पे लोगों को देख के मेरे अंदर भी इस चीज को लेके, हालांकि मैं अपनी काम में पोजीशन में इतना बिजी थोड़ा सा रहने की वजह से मैं उतना उसको रेगुलरली नहीं फॉलो कर पाता, फिर भी आई मेक श्योर दैट आई रिमेन हेल्दी एंड फिट एनफ टू टेक केयर ऑफ द स्ट्रेस लेवल ऑफ माय वर्क। सो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ रेगुलरली जो है जहाँ पे जो भी गार्डन है वहाँ पे घूमने जाने की, रनिंग की, और कभी कभी जो भी इवेंट्स होते हैं मैं उनमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं साथ में कुछ लोग हैं, उनका हमारा एक ग्रुप भी है, इवन इंस्टीट्यूट के लोगों का भी ग्रुप भी है, और अमित शर्मा जी मेरे खास दोस्त हैं जो मेरे एक तरह से ना कि मेरे इस काम में क्राइम पार्टनर कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ उनको मेरे फिटनेस पार्टनर है। तो हम दोनों खास तौर पे हमारी अच्छी कॉमरेडरी है, हम कॉलेज से भी साथ साथ हैं,
तो हम लोग दोनों काफी इंजॉय करते हैं साथ में, रनिंग, वॉकिंग, और हम लोग साइकिलिंग भी करते हैं दोनों साथ में। तो मुझे लगता है कि वॉकिंग या रनिंग ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से सबसे सस्ता, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी आपको, यू डोंट नीड एनी स्पेशल इक्विपमेंट और गियर्स है ना, बेसिक रनिंग और इन सब के लिए। ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आपको करना है, सब करना है, तो यू नीड लॉट ऑफ गियर्स, बट बेसिक वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक है या रनिंग करने के लिए, द ओनली थिंग रिक्वायर इज इंटरनल मोटिवेशन। और जैसा हम लोगों के जैसे कहते हैं ना कि हमारे धर्म में, हमारे परंपरा में कहा है कि पहला सुख निरोगी गया, हेल्थ इज फर्स्ट, या जैसे कहते हैं ना कि फिटनेस फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि जो 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 फिट है वो हिट है। तो खासतौर पे आपको अपने वर्क जो है उस पे जो स्ट्रेस है, जो चैलेंजेस रहते हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको ध्यान रखना, आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो you can't take good decisions। मुझे लगता है कि ये माइंड से काफी रिलेटेड है, बिकॉज when you grow up in your career ladder, you have to take a lot of decisions, and for those decisions your mind should be active or fit enough to take those decisions, so that you don't make mistakes, too many mistakes will be there, but you don't make too many mistakes, because your small decisions cost a lot to the organization wherever you are working। So for that you have to keep yourself जो fit enough। एक चीज जो आपने कही अभी कि ये जो रनिंग है एक स्ट्रेस बूस्टर है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो स्ट्रेस बूस्टर है, और स्टूडेंट जो बहुत स्ट्रेस में रहता है, अगर वो इसमें आएगा तो मुझे लगता है कि उसको और फायदा होगा इस चीज का, अपनी पढ़ाई में भी फायदा होगा, अपने करियर में भी फायदा होगा, और जो कंपटीशन का जो स्ट्रेस है उसको वो ओवरकम करके आगे बढ़ पाएगा। और आप लोग जिस तरह से लोगों को, बच्चों को धीरे धीरे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोटा एक बहुत बड़ी मैराथन जल्दी होस्ट करेगा जिसमें 1 लाख बच्चे एक साथ दौड़ रहे होंगे। बिल्कुल, आपने यही थॉट्स कभी मैं भी लेके चलता हूँ, और मैंने कई 1-2 बार इस तरह के बच्चों की इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए हमने बच्चों के लिए, नॉट वेरी लॉन्ग बट 5-6 किलोमीटर की जो है बच्चों के लिए स्मॉल मैराथन जो है हम लोग ऑर्गेनाइज किए जिस इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं काम करता था पहले वहाँ पे। और क्योंकि बच्चे एक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, कंपटीशन जैसे अपने आप में कंपटीशन जो है एक जिसे कहते हैं ना, बहुत रिगरस एफर्ट्स आपसे मांगता है, उसके लिए आपके माइंड का बहुत एक्टिव और हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नीड लॉट ऑफ लॉन्ग सिटिंग आवर्स। इसके अलावा जो आपका बहुत जिसे ना कि बहुत ना जोरदार पीयर ग्रुप होता है जिसके साथ आपको कम्पीट करना होता है, आपको खूब सारा होमवर्क भी मिलना होता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होती है, तो उन सब के लिए आपकी बॉडी का फिट होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि रनिंग या वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके जरिए आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहें, रोज आधा 1 घंटा अगर आप अपनी बॉडी के लिए निकालें, तो मुझे लगता है कि आप एक फेयर लेवल ऑफ जो फिटनेस है आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहेगा, एक ज्यादा एक्टिव माइंड अगर होगा तो वो ज्यादा चीजों को जल्दी प्रोसेस करेगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन या जो इंटेलेक्चुअल लोड माइंड को देंगे उसको बहुत आसानी से वो बियर करके उसका आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। तो आपको कितना जरूरी लगता है कि बच्चों को हेल्थ एजुकेशन तो है ही जो उसको करनी है, वो उसका करियर है, वो उसका एम है लाइफ का, उसके साथ हेल्थ एजुकेशन में उसको कितना इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चे को? कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा, वो ज्यादा खेलने लग जाएगा, फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। तो ये जो चीजें हैं, ये मिथ है, जहां तक मैं मानता हूँ एक मिथ है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए हेल्थ एजुकेशन और जो उसकी कोर एजुकेशन है उसको कितना बैलेंस करके चलना चाहिए, और किस तरह से उसको उस पर काम करना चाहिए? देखिए, फिजिकल एजुकेशन हमारी पढ़ाई का हमेशा हिस्सा रहा है। हम सब लोग ने स्कूल के टाइम पे कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन को एक फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा लेके काम किया हुआ है। इवन सीबीएसई के जो बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश के साथ एक फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट होता है जो सभी स्कूलों में ऑफर किया जाता है। उसके अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें होती हैं। तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये उनके एकेडमिक्स में भी है ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन, और मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकल में, रियल लाइफ में जो फिजिकल एजुकेशन है ना, वो उतना मेरे ख्याल से बच्चे फॉलो नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल को लेके, फिजिकल को लेके थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा एक पुरानी कहावत है ना, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो मुझे लगता है कि ये, हालांकि माइंडसेट अब वैसा नहीं रहा पहले जैसा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे मैं कई बार देखने गार्डन में अगर जाता हूँ, सुबह देखता हूँ ज्यादातर लोग जो है मिडिल एज या थोड़े सीनियर सिटीजन ज्यादा होते हैं, तो लोगों को लगता है अरे घूमना
घूमना फिरना तो है ना, जिनकी उम्र हो जाती है, उम्र दराज लोगों को या बुढ़े लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। यंग लोगों को क्या जरूरत है उनकी, वो तो वैसे ही फिट रहते हैं। पर मुझे लगता है कि ये एक गलत धारणा है। हेल्थ है वो किसी उम्र, एज या उसका मोहताज नहीं है। और मुझे लगता है अगर हम यंग एज में ये थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने अंदर डाल सकते हैं, जिसके अंदर हम रोज आधा 1 घंटा अपनी हेल्थ को, उसमें वॉकिंग हो सकती है, उसके अंदर रनिंग हो सकती है, उसके अंदर हल्का फुल्का योगा, और उसके अंदर स्विमिंग हो सकती है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी को जो है ना रिफ्रेश कर सके, हमारे स्ट्रेस को जो है दूर कर सके, और हमें एनर्जी और विगर दे सके, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट पे खास तौर पे मैं बताऊं कि ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि स्टूडेंट की जरूरत होती है इस चीज की। एक फिट स्टूडेंट जो है ना वो हमारे लिए एक एसेट है, और वो एसेट जो है वो तभी तभी कैपिटलाइज कर पाएगी जबकि वो फिट रहेगा। घर में भी अगर कोई बीमार आदमी है तो वो एसेट नहीं होता, वो परिवार के लिए बोझ बन जाता है और नेशन के लिए बोझ बन जाता है। तो एक फिट आदमी जो है हर तरह से एसेट होता है। तो मुझे लगता है कि हम अगर फिट है ना तो हम अपने देश को भी पावरफुल बना रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम स्पोर्ट्स या फिटनेस, हम देखते हैं कि इंडिया के प्लेयर जो हैं, चाहे वो एशिया लेवल हो या ओलंपिक्स लेवल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हम देखें कि यूएस, यूरोप या दूसरे कंट्रीज के जो है एथलीट्स कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे इस चीज को, फिजिकलाइजेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स को जो है ना, अभी हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे जो भी मैराथन होती है, चाहे बोस्टन मैराथन हो, लंदन मैराथन हो, बर्लिन मैराथन हो, वी रेयरली फाइंड एनी इंडियन गेम, though there are participants, but क्या I पता haven't seen any उस लेवल पे नहीं है। winners, top podium finish पे या top finish में I don't find anybody from India कि हमारा जो doing that. मैराथन का जो रिकॉर्ड है हमारा 2 घंटे 12 मिनट का शिवनाथ सिंह जी का, वो भी आज तक नहीं टूटा है। उसको भी 1976 में बना था वो रिकॉर्ड, और वो आज तक है। और इधर ग्लोबल लेवल पे किपचोगे का लगभग 2 घंटे का रिकॉर्ड बन चुका है, तो कितना डिफरेंस है उसके। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए मैराथन में हमारे पास लोग नहीं। राइट। तो मुझे लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज ए नेशन, स्पोर्ट लविंग, और इसे ना कि हेल्थ और फिटनेस को लेके अभी गवर्नमेंट ने काफी सारे इवेंट शुरू किए हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस तरह के। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट फोकस करी है, और धीरे धीरे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी शहरों में, इन सब में जिम है ना। इसके अलावा अब कोई भी टाउनशिप प्लानिंग वगैरह हो तो उनमें गार्डन्स है ना, और ये जो इस तरह के जो खेल कूद के मैदान है, इन सब की जो है एक प्लानिंग में अभी हिस्सा में आने लगे। पहले उतना नहीं। हाँ, तो लोगों को लगने लग गया हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और मुझे लगा कि धीरे धीरे ये और चीज फैशन में, या मैं कहूंगा कि और हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनेगी। और हम लोग एज ए पर्सन, चाहे एज ए पेरेंट्स हो हम, चाहे एज ए गार्जियन हो, हम जो है इस चीज को और ज्यादा हमारे बच्चों के लिए उनकी जो है डेली रूटीन में हम लोग उसको इंक्लूड कर पाएंगे। जैसे हम उनके घर पे अच्छे खाने पीने का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, मुझे लगता है कि हमें उनको आउटडोर के लिए भी, जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि डिजिटल हो गया, वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, बट हेल्थ कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। हाँ, आपको हेल्थ फिटनेस के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, आपको है ना, यू हैव टू टेक फ्रेश एयर, आपको गार्डन्स में जाना पड़ेगा, आपको हिली एरियाज में जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम लंबे टाइम तक हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो ये लाइफस्टाइल हमारी यंग एज से ही हम लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। एक जमाना था जब घरों में रहते थे, जब छोटे थे तो घर वाले कहते थे बेटा अंदर आ, घर के अंदर आ, बहुत खेल लिया, अंदर आ जा। अब बच्चों को जबरदस्ती बाहर भेजना पड़ता है कि तू बाहर जा, घर से बाहर, या कुछ खेल क्या कंप्यूटर पे लगा रहता है, मोबाइल पे लगा रहता है। तो पेरेंट्स को भी इसका एक वो चार्ज देना पड़ेगा कि हम एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं बच्चों की, अभी वो अभी थोड़ी सी हमें उनको थोड़ी ढील देनी पड़ेगी कि तू थोड़ा बाहर जा। मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा केयर इस वाले, मुझे जरा वो प्रोटेक्टिव ज्यादा हो सके, हम लोग प्रोटेक्टिव हुए उस चीज, ये राइट वर्ड है इसके लिए। ये अगर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आई टेल यू, आई कम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, है ना, मैंने मेरे लाइफ के पूरे शुरू के 13 साल गांव में ही बिताए हैं, बिल्कुल ठेठ गांव, सवाईमाधोपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव था जहाँ पे पेरेंट्स जो है बच्चों को जल्दी जो है ना उनको बाहर का, जैसे गाँव में आप जा रहे हैं, तालाब है उसमें कूद रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, छोटी छोटी चीज लोग उतना ज्यादा कंसर्न नहीं शो करते थे, बीमार भी होते थे, बिना मोबाइल के रहते थे। हाँ,
लेकिन उससे मुझे लगा भी नहीं हो बट लेकिन सेफ हो आप। लेकिन मुझे लगता है कि उस दौरान जो है अपने अंदर जो है ना एक जो है ना स्ट्रेंथ डेवलप हुई है चीजों को देखने की, करने की। और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं अगर आपके शुरू के इनिशियल ईयर्स में जब आप ग्रो कर रहे हो एज ए चाइल्ड, उस दौरान आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है आपको, है ना, पेरेंट्स किस तरीके से आपको बीइंग कंसर्न केयरिंग इज वन थिंग, अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रोटेक्टेड होना, बच्चों को कुछ भी चीज बाहर करने के लिए नहीं उनको फ्री छोड़ना। आप नजर रखें, वॉच रखें, थोड़ा ध्यान रखें उनका, लेकिन करने दें उनको चीजें, गिव देम एक्सपोजर। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर बहुत इनफाइनाइट या अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है सीखने का, नई नई चीजें करने का और अपने आप को बिल्ड करने का। द ओनली थिंग वी हैव टू गिव देम राइट प्लेटफॉर्म, वी हैव टू हैव ए क्लोज आई ऑन दैट कि वो कहीं ना कहीं कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनको जो है ना फ्रीडम और उनको विड्थ देनी पड़ेगी। दे कैन एक्सप्लोर द थिंग्स बाय गोइंग आउटसाइड। बिल्कुल ठीक बात है मनोज जी, और आपसे बात करके बहुत मजा आया मुझे। मैं और बात करना चाहता हूँ, फिर हम दोबारा एक बार कुछ रखेंगे इसको। एक आखिरी में आपसे एक लाइन जानना चाहूंगा, जो बच्चों के लिए अगर बात करें, जो आज हमारा एक टॉपिक था कि टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, उसके बारे में एक लाइन से इसको कंक्लूड करते हैं, एक सिंगल लाइन मैसेज सबके लिए। मुझे लगता है कि मैं एक लाइन में कहूंगा, इट्स योर ओन लाइफ, यू द जैसे कि आप अपनी जिंदगी, ये जिंदगी आपकी है और आप ही जिंदगी के मालिक है। नोबडी एल्स विल कम फॉर यू फॉर दिस, है ना। आप ये सोचते हैं कोई और आके मेरी लाइफ में मेरी देखभाल करेगा, डॉक्टर है या पेरेंट्स है, वो नहीं है। वो एक लिमिटेड तक आपको देख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि लाइफ इज योर्स। सब लोग कहते हैं ना कि इट्स माई लाइफ। सो अगर ये आपकी लाइफ है तो इसकी देख रेख रखना है, इसको संभाल के रखना है, इसको अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि यू गेट लाइफ ऑन वंस, है ना। तो ये एक बार अगर मिली है जिंदगी, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे फिट, है ना, बिकॉज जो फिट है वो हिट है। थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सर।